दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में शेख हसीना को लेकर कई लीगलिटीज जो है वो सामने आ रही हैं। कई क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि क्या वाकई में भारत जो है वो शेख हसीना को रिटर्न कर देगा बांग्लादेश को, और अगर नहीं करता है तो फिर भारत के लिए क्या परेशानी हो सकती है। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से आज बात करेंगे कि आखिरकार भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐसी क्या ट्रीटी है, क्या मजबूरी है जिसके तहत हो सकता है कि भारत जो है वो शेख हसीना को सौंप दे बांग्लादेश को। लेकिन उससे पहले ये पूरा घटनाक्रम मैं आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूं। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना अपनी बहन रेहाना के साथ में C-130 ग्लोब मास्टर में बैठकर भारत के अंदर पहुंचती है हिंडन एयरबेस पर। जब ये भारत के अंदर पहुंचती है तो भारत में इनको पनाह दी जाती है। लेकिन इसमें दूसरी तरफ जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, उन्होंने वहां की पार्लियामेंट को भंग कर दिया। जैसे ही पार्लियामेंट वहां की डिसॉल्व हुई, इसके बाद में अब नया प्रधानमंत्री जो है वहां पर ढूंढा जाने लगा। लेकिन शेख हसीना भारत के अंदर थी। इसके बाद में 13 अगस्त को बहुत सारे मामले, लगभग 74 के आसपास में केस जो है वो दर्ज होते हैं शेख हसीना के ऊपर। उनमें से 63 जो केस हैं वो केवल और केवल मर्डर के केस शेख हसीना के ऊपर लगाए गए कि भाई ये जो है वो कई हत्या के आरोपी हैं। उसके बाद में अब ये डिमांड आ रही कि शेख हसीना को सौंप दिया जाए क्योंकि इनके ऊपर केस चल रहे हैं। भारत में ये पहुंचती है तो केवल पहली बार नहीं है। जिस समय भारत इमरजेंसी से बाहर निकला था उसके बाद में लगभग 1976 के आसपास से लेकर और 1981 तक ऑलरेडी शेख हसीना भारत के अंदर रह चुकी हैं। और जैसे ही 81 में भारत से वो बांग्लादेश जाती है तो वहां पर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेती है, आवामी लीग को ज्वाइन कर लेती है, जो कि उनकी जो फादर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पार्टी थी। और शेख मुजीबुर रहमान की जो हत्या है वो 15 अगस्त 1975 के अंदर कर दी गई थी। उसके बाद में शेख हसीना को डर था कि कहीं उन्हें ना मार दिया जाए, इसलिए फिर वो भारत के अंदर पनाह लेती हैं और 1981 के अंदर वापस से जो है वो लौटती हैं बांग्लादेश के अंदर। ये पूरा घटनाक्रम था। अभी जो शेख हसीना है वो भारत के पास में है। अब क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ चुकी है भारत के पास में कि टोटल 45 डेज का टाइम होता है। अगर कोई भी डिप्लोमेट या सर्विसेज के तहत कोई पॉलिटिकल लीडर अगर बिना वीजा के किसी देश में जाता है तो वो 45 डेज तक रह सकता है। अब एक्चुअल में क्या है कि ऑलरेडी शेख हसीना को 25 दिन बीत चुके हैं। अब शेख हसीना के पास में केवल 20 दिन बाकी है। 20 दिनों के अंदर अंदर इंडियन गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि शेख हसीना जो है वो भारत में रहेगी या फिर बांग्लादेश को सौंप दी जाएगी। यहां पर एक मैप आप लोग देख रहे हैं। इस मैप के अंदर सबसे पहले जो ग्रीन कलर आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर इंडिया को दर्शाया गया है कि आप लोग ठीक तरीके से इंडिया को देख लो। उसके बाद में जहां जहां आप लोगों को ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वहां पर यह चीज शो करती है कि वीजा नॉट रिक्वायर्ड। वहां पर वीजा जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। किन के लिए? ऑफिशियल्स के लिए, जो सर्विसेज के अंदर हैं, और खास तौर पर डिप्लोमेट्स जो होते हैं उनके लिए कहीं पर भी वीजा की आवश्यकता नहीं है, जहां जहां ब्लू कलर है। उसके बाद में ये येलो कलर आप लोग जो दिखाई दे रहे हैं, जहां जहां जैसे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर है, कुछ जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर है, तो वहां पर वीजा रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इनको दिया जाता है। जिनके पास में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उनको वीजा की जरूरत नहीं है। और फिर जहां जहां आप लोग ये जो कलर देख रहे हैं, सिल्वर कलर देख रहे हैं, वीजा रिक्वायर्ड है उनके लिए, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो चाहे ऑफिशियल्स हो। मतलब भारत जो है, अगर हम लोग बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश के ऊपर ब्लू कलर है, और बांग्लादेश के अगर कोई भी डिप्लोमेट्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अगर वो भारत में आते हैं तो उनको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कब तक? 45 डेज तक। उसके बाद में उनको वापस से जाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी लीगलिटी क्या है? एक्स्ट्राडिशन ऑफ शेख हसीना, लीगल चैलेंजेस इंडिया के सामने क्या है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे 100 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। ये चैलेंज हमारा 6 सितंबर से शुरू हो रहा है और 6 सितंबर से शुरू होकर अगले 100 दिन तक चलने वाला है। हम लोग आप लोगों को 100 दिन तक गाइड करेंगे, 100 डेज तक, ताकि आप लोग पोर्नोग्राफी के अंदर ना हो। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो इनोवेटिव आइडिया सोचना बंद कर चुका है। क्योंकि आपके दिन भर पोर्नोग्राफी, ऐसे एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा मेरी तरफ से। आप जब मंदिर जाएं या अपने घर के अंदर कोई छोटा सा मंदिर होगा, वहां पर आप खड़े हो तो 5 मिनट आप आंख बंद के खड़े हो, बिल्कुल आंख बंद करके आप लोग खड़े रहिए। अगर उस टाइम फेज के अंदर एक बार भी आपके सामने से कोई भी पोर्नोग्राफी की इमेज अगर सर्कुलेट होती है तो ये मान के चलना कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड जो है उसके अंदर ऐसे गार्बेज जो है वो भरे पड़े हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखिए क्या है कि आप लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन कोशिश आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो 100 डेज का चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट कीजिए। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है और 6 सितंबर से हमारी चैलेंजेस शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी हमने 75 डेज का हार्ड चैलेंज लिया था, कॉम्बो कोर्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसके साथ में ही 10,000 एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है। पॉलिटी में हम लोग मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो है वो अभी पढ़ रहे हैं।
देखिए, सबसे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी 2013 के अंदर। क्या थी ये ट्रीटी? भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहां से बहुत सारे जो उग्रवादी हैं वो क्या करते थे कि बांग्लादेश में जाकर छिप जाया करते थे। उसके अंदर से एक बहुत यानी कि जबरदस्त उग्रवादी जिसको हमको चाहिए था, अनूप चेतिया, वो अनूप चेतिया बांग्लादेश में जाकर छिपता है। फिर हमने 2013 के अंदर एक ट्रीटी साइन की कि अगर हमारी तरफ से कोई भी उग्रवादी आपके देश में जाकर छिपते हैं जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है तो आप हमें सौंपेंगे। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के भी कुछ जो उग्रवादी हैं वो भारत के अंदर रह रहे थे कि भी हम भी आपको सौंप देंगे, तो दोनों के बीच बात बराबर हो जाएगी। इस तरीके से ये ट्रीटी जो है वो 2013 के अंदर साइन होती है और उसके बाद में अनूप चेतिया जो कि उग्रवादी समूह का हेड था उसको भारत को सौंप भी दिया गया था। लेकिन यहां पर 2016 के अंदर फिर से अमेंडमेंट होता है। 2016 के अंदर अमेंडमेंट होता है और उस अमेंडमेंट के अंदर ये दर्शाया गया था, ये लिखा गया था कि अब अगर किसी के ऊपर भी कोई भी केस चल रहा है, मर्डर का केस हो, कुछ भी हो, केसेस चल रहे हैं, तो उसको सौंपना ही पड़ेगा। एक ये मस्ट की कैटेगरी में डाल दिया था। तो अब बांग्लादेश के अंदर जमात उल मुजाहिदीन के बहुत सारे जो लोग हैं वो भारत के अंदर एक्टिव थे, तो भारत ने भी वादा किया कि हम भी आपको सौंप देंगे। गिव ए रिक्वेस्ट विल इंडिया हैव टू सेंड हसीना बैक। अब इंडिया कैन रिफ्यूज इसको कर सकता है। भारत क्या कर सकता है? भारत ये कह सकता है कि हम लोग शेख हसीना को नहीं सौंपेंगे। क्यों नहीं सौंपेंगे? वो मांग क्यों रहे हैं? वो इसलिए मांग रहे हैं और केस इसलिए दर्ज किए गए हैं कि शेख हसीना को सौंप दिया जाए भारत के द्वारा बांग्लादेश को, क्योंकि उनके ऊपर कई सारे केस दर्ज हैं। अब भारत जो है इसको रिफ्यूज कर सकता है। उसमें आर्टिकल 8 जो है उसका सहारा ले सकता है, उसमें आर्टिकल 7 जो है उसका सहारा ले सकता है और ये कह सकता है कि उनका जुर्म जो है वो साबित नहीं हुआ है, कोई भी ग्राउंड जो है वो उनके लिए नहीं है। दोनों आर्टिकल्स के अंदर बताया गया उसको रिफ्यूज कर सकते हैं। हमारे पास में ये ऑप्शन है। अब लिखा गया है कि लिस्ट आउट मल्टीपल ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल इंक्लूडिंग केस इन विच एन अक्यूजेशन हैज नॉट बीन मेड इन गुड फेथ इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। मतलब बेसिकली बात यह है कि शेख हसीना के साथ में वहां पर जाकर कुछ भी होगा, जस्टिस होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो जो केस दर्ज किए गए हैं उनके कोई ग्राउंड्स नहीं है। वो हो सकता है कि जबरदस्ती दर्ज किए गए हैं शेख हसीना को लेने के लिए। तो बेसिकली विच अलाउ रिफ्यूजल, मतलब आर्टिकल 7 जो है वो अलाउ करता है, अलाउ रिफ्यूजल इफ द पर्सन कैन बी ट्राइड इन द रिक्वेस्टेड स्टेट इज नॉट एप्लीकेबल इन हसीनास केस। अगर मान लीजिए शेख हसीना जो है वो रिक्वेस्ट करती है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी परेशानी जो है वो भारत के लिए है। क्या परेशानी है वो सुनिएगा। भारत को इस मामले में अब क्या करना चाहिए? भारत को बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों पर और अच्छे आर्थिक हितों की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही उसे पुराने मित्र सहयोगी शेख हसीना के साथ भी खड़ा दिखना पड़ेगा, क्योंकि शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भारत का साथ दिया, पहले भी भारत के साथ दे चुकी हैं और आवामी लीग की जड़ें आप लोग जानते हैं कितनी गहरी है। अगर कोई प्रधानमंत्री वहां पर बदलता है तो भारत के लिए कई सारी मुसीबतें जो है वो खड़ी हो सकती हैं। इसलिए पुराने मित्र है और हमको साथ जो है वो खड़ा होना पड़ेगा। रॉ जो है, रॉ के एक पूर्व अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से ही कहा था कि हसीना को बांग्लादेश को सौंपने में हमारा हित जो है वो नहीं है। अगर सौंप दिया तो फिर हम ही जो है वो इंटरनेशनली बहुत सारे जो, जैसे पाकिस्तान परेशान करेगा, ठीक है, क्योंकि वो पाकिस्तान बांग्लादेश वो फेवर करने लग जाएगा, इसके बाद में चाइना फेवर करने लग जाएगा और अमेरिका यही चाहता है, यूएसए यही चाहता है। तो दोनों पक्षों के पास वकील हैं जिनका इस्तेमाल करके वे अपना पक्ष रख सकते हैं। तो भारत जो है वो अपना एडवोकेट जो है वो हायर करेंगे, वो भी अपना एडवोकेट हायर करके इंटरनेशनली इस मामले को जो है लड़ा जा सकता है। इस वजह से संधि की, मतलब ये जो ट्रीटी है कि कानूनी बातें मायने नहीं रखती हैं। अगर ये मामला इंटरनेशनली उजागर होता है, दोनों के एडवोकेट होते हैं, तो वहां पर दोनों देशों के बीच में ट्रीटी है उसको साइडलाइन कर दिया जाएगा और फिर केस जो है लड़ा जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले में संतुलन की जरूरत नहीं है, मतलब कोई बैलेंस की जरूरत नहीं है कि हम लोग उनको दे, है ना, कोई बांग्लादेश के साथ में कोई बैलेंस की हमको जरूरत नहीं है। बांग्लादेश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। आवामी लीग की जड़ें बहुत गहरी हैं, यह फिर से उभरेंगी, मतलब वापस हमको पता है कि आवामी लीग उभर के आएगा। उनके पास में बहुत बड़ा जो है वो पॉलिटिकल सपोर्ट है, लोगों का वोट पावर है उनके पास में, इसलिए वापस से आवामी लीग आएगा। वहां का प्रशासन और सेना भारत के साथ संबंध को महत्व देती है। वहां की सेना जो है वो ये चाहती है कि हम लोग भारत के साथ में अच्छा संबंध रखें, इसलिए भारत जो है वो आज डिनाई कर सकता है कि हम लोग शेख हसीना को नहीं सौंपेंगे। इस मामले को हम लोग इंटरनेशनली जो है वो देखेंगे, दोनों अपने अपने एडवोकेट करेंगे और फिर उसके बाद में डिसीजन लेंगे। तो शेख हसीना के पास में महज और महज 20 दिन बचे हैं। उसके बाद में जो भी होगा वो आप लोगों के सामने होगा कि अगर भारत सौंपता है शेख हसीना को तो फिर आगे हमारे लिए पॉलिटिकली बहुत बड़ा दांवपेच जो है वो खेला जा सकता है। चलिए
आप लोग हमारे 100 डेज के हार्ड चैलेंज साथ में जरूर जुड़िएगा। बहुत जबरदस्त कोर्स डिजाइन किया गया है। सो ये मान के चलिए 100 दिन तक अगर कोई भी एजुकेटर लाइव आकर आप लोग को समझा रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसकी भी देखिए कितनी लाइबिलिटी रहती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस कोर्स के साथ में जुड़िए और फिर इस एडिक्शन से बाहर निकलिए, क्योंकि आपको स्टडीज के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपने डेली रूटीन लाइफ के अंदर बहुत कुछ हासिल करना है। ठीक है, तो चैलेंज कूपन कोड यूज करना है और आप लोग हमारे कॉम्बो कोर्स के साथ में भी जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।